तो बच्चों, क्या 9th क्लास में हो? क्या घर के आसपास कोई अच्छा ट्यूशन नहीं है, या किसी भी वजह से मैथ कमज़ोर है? तो बिल्कुल सही जगह पे हो। यहाँ हफ्ते में 3 दिन, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, आपको 5 बजे आपकी क्लास की वीडियो मिल जाया करेगी। तो अच्छे से देखो, सुनो, समझो और बहुत आगे बढ़ो, यही मैं चाहता हूँ। तो चलो आज की कहानी चालू करते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है, कुछ हमने इसके बारे में सीखा था, है ना, कि पहले के ज़माने में, है ना, लैंड वगैरह को नापने के लिए, है ना, ये इस चीज़ का यूज़ किया जाता था। बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस ऐसे हैं जिनके लिए इसका यूज़ किया गया है। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा ज्योमेट्री का यूज़ किया गया था। लेकिन मेन बात ये आती थी कि ये सब क्या था, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रहा था, लेकिन इसकी कोई पर्टिकुलर स्टडी या कहीं पर्टिकुलर सब कुछ लिखा हुआ नहीं था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते बढ़ते, ठीक है, कहानी में हमारे आए मैथमेटिशियन। ठीक है, यहाँ पे यूक्लिड। कौन आए? यूक्लिड। ठीक है, और उन्होंने क्या था कि ट्रीटीज मतलब बुक, है ना, बड़ी बड़ी बुकें लिखी इसके बारे में। ठीक है, और ज्योमेट्री को जनरलाइज करने की कोशिश करी और किया भी, जो बात है। ठीक है, तो उन बुक्स को क्या बोला गया था? एलिमेंट्स। क्या बोला गया था? एलिमेंट। ठीक है, और क्या बोला था कि एलिमेंट को 13 चैप्टर में बांटा, 13 चैप्टर में बांटा मतलब, और हर एक को क्या बोला? बुक। हर एक को क्या बोला बेटा? बुक। समझ में आ रही है बात? इतना तो आ गया था, है ना। फिर आगे छोटी छोटी कुछ बातें थी जो हमने पढ़ी थी, है ना। अब आगे हमें यहाँ पे ये चीजें डिस्कस करनी है। ठीक है, कि अलग अलग चीजों को ना इन्होंने डिफाइन किया है। ठीक है, जरा समझो आराम से। कह रहा है कंसिडर द 3 स्टेप्स फ्रॉम सॉलिड टू पॉइंट। और एक बात मैंने और कही कि अब आपको प्रूफ के क्वेश्चन दिखेंगे। अभी तक 8th क्लास तक कोई खास प्रूफ के क्वेश्चन आपने नहीं देखे। अब प्रूफ के क्वेश्चन आप करोगे, और प्रूफ के क्वेश्चन में आपसे बहुत अच्छे से मजे लिए जाएंगे। क्यों? वो बोलेगा कोई चीज को प्रूव करो, तो आप उसे प्रूव करने के लिए क्या करोगे? आप उसका कुछ उल्टा एज्यूम कर लोगे। ठीक है, उस पर बोलोगे अरे ये तो हमने गलत एज्यूम कर लिया, इसलिए वही सही है, इसलिए वही सही है। तो भाई यही सच्चाई है, प्रूफ के क्वेश्चंस में ये होता है। ठीक है, कि जो प्रूफ करना है उसका उल्टा कुछ एज्यूम कर लो, फिर बोलो कि ये तो हमने गलत एज्यूम कर लिया, तो वही सही था जो पहले था। ठीक है, और भी बहुत हेरा फेरी करनी पड़ती है प्रूफ के क्वेश्चन को करने के लिए। तो ये जितना भी ज्योमेट्री है ना आगे, इसमें प्रूफ के बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, तो वहाँ वो हेरा फेरी करनी पड़ेगी। चलो फिलहाल देखते हैं। सुन के तो मजा आ रहा होगा, है ना, कुछ तो मजेदार है। चलो ठीक है, चलो खैर। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है कंसिडर द 3 स्टेप्स फ्रॉम सॉलिड्स टू पॉइंट। मतलब क्या है? सॉलिड, सर्फेसेस, लाइंस और पॉइंट, इनके बारे में ये बोल रहा है। ठीक है, कि कह रहा है कि इन ईच स्टेप वी लूज वन एक्सटेंशन, जिसको डायमेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डायमेंशन बोलते हैं। जैसे समझना ये क्या कहना चाह रहा है। मान लो सॉलिड है आपके पास। क्या है आपके पास? सॉलिड। सॉलिड कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारे पास ये क्यूब है हमारा। ठीक है, ये हमारे लिए सॉलिड है। जरा समझना, इस सॉलिड में क्या होता है ना, इसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई भी होती है। समझ आ रहा है कि नहीं? जैसे समझना, अगर मुझे इसकी लंबाई चौड़ाई चाहिए तो मैं इसका क्या देखूंगा? नीचे का बेस। समझ आ रहा है कि नहीं? कि ये जो है इसकी चौड़ाई और ये इसकी लंबाई हो गई। समझ आ रहा है कि नहीं? और ये इसकी क्या हो गई? हाइट। या इसकी क्या हो गई? हाइट। जब हम बात करेंगे सरफेस की, किसकी बात करेंगे बेटा? तो ये हो गया सॉलिड, ये हो गया सॉलिड। सॉलिड में 3 डायमेंशन आ गए। ठीक है, सॉलिड में कितने डायमेंशन आ गए बेटा? 3। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। लेंथ, ब्रेथ और किस किस को ये बात समझ आई? जैसे ये कमरा है, ये एक सॉलिड की तरह है। समझ आ रहा है कि नहीं? या सॉलिड ही है। ठीक है, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई इसका फर्श बता देगा। समझ आ रहा है? और इसकी हाइट इसकी दीवार बता देगी। आई बात समझ? जब हम बात करते हैं सरफेस की, किसकी बात करते हैं हम? सरफेस हो गया सिर्फ इतना, मतलब वो बिल्कुल चपटा है, उसमें कोई हाइट नहीं है, उसमें कोई हाइट, इमेजनरी चीज है, होता नहीं है असल में कुछ। असल में ऐसा कुछ होता भाई, एक पतला सा पेज भी अगर आप रखोगे जमीन पे, तो वो कुछ तो उसमें ऊंचाई है ना, बेशक बहुत कम सही, लेकिन ऊंचाई तो है। तो चीजें तो असल में सॉलिड सी होती हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन वही बात है कि हम पढ़ने के लिए, समझने के लिए क्या करते हैं? एज्यूम करते हैं कि इसकी कोई चौड़ाई नहीं है। समझ आया? जैसे इसका सरफेस है तो हम मानेंगे ये बिना, बस हम देख पा रहे हैं इसको। ठीक है, हाइट तो इसमें भी कुछ ना कुछ है ही, लेकिन हम बस एज्यूम कर रहे हैं कि बिना, ठीक है, हाइट की चीज है जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई है, जिसमें सिर्फ लंबाई। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब मैं ये मान लूं कि ये जो वाला फेस है ना, ये वाला फेस, ये हमारा क्या हो गया बस। ठीक है, ये बिना हाइट का है, बिना हाइट का है, तो ये बन जाएगा सरफेस। क्या बन जाएगा? आया बात समझ में? उसके बाद आती है लाइन। लाइन भी एक इमेजिनरी चीज है। लाइन में क्या नहीं है? लाइन में ब्रेथ नहीं होती। वो कहता है कि बिना मोटाई का जो है, लाइन बस एक इमेजिनरी चीज है। हम कह रहे लंबाई है, बस बस क्या है बेटा? लंबाई, कोई मोटाई नहीं है। हम जो बनाते हैं ना लाइन, ये असल में नहीं, ये बस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये लाइन को क्या कर रहे हैं?
रिप्रेजेंट, क्योंकि इसमें कुछ तो चौड़ाई है ना, लेकिन लाइन में चौड़ाई नहीं होती है। जो लाइन को ऐसे डिफाइन किया गया है उसके अकॉर्डिंग लाइन के बारे में क्या बोलते हैं, उसमें कोई चौड़ाई नहीं है, सिर्फ क्या है, लंबाई। मतलब ऐसे मन में इमेजिन करो कि कुछ लाइन आई और पूरे को काट के चली गई दो पार्ट में और चलती जा रही है दोनों तरफ से, समझ आ रहा है कि नहीं, तो वो लाइन है, वो क्या है बेटा, लाइन, समझ आया। तो लाइन की कोई चौड़ाई नहीं है। जैसे तुमने वो गेम खेली है ना, उसमें वो कट करते हैं वेजिटेबल्स को, तो वो जो कट आता है ना उसमें कोई मोटाई नहीं है, मतलब वो बस कट आया गायब हो गया, वही चीज लाइन है कि वो आया और गायब हो गया, बस, समझ आया कि नहीं। ठीक है, आप उसको इमेजिन कर पा रहे हो बस कि वहां से कुछ आया काट के चला गया पूरे को, समझ आ रहा है कि नहीं, दो बराबर हिस्सों में, समझा। तो लाइन की कोई मोटाई नहीं होती। ठीक है, तो ये चीज आ गई। उसका पॉइंट, पॉइंट में तो कुछ होता ही नहीं है, पॉइंट इज जस्ट अ लोकेशन। जैसे अब समझो मैं हवा में अगर ऐसे मार दिया, हटा लिया, अब कहाँ था वो, अब वो बात हो जाती है ना कि कहाँ था के लिए हम क्या करते हैं, डॉट लगाते हैं, लेकिन डॉट कोई पॉइंट नहीं है, पॉइंट लोकेशन है। पॉइंट क्या है बेटा, डॉट से तो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं तो करोगे कैसे, वो बात आ जाती है। तुम कहोगे कि बिना मोटाई की लाइन चाहिए, अब कैसे बनाओगे, बनाने के लिए तो मोटाई होगी ही ना, लेकिन ये मोटाई उसकी कुछ होती नहीं है, समझ आया कि नहीं, समझ आ रहा है भाई। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, जरा समझना। मान लो मैं यहाँ एक मोटी लाइन बना देता हूं, तुम नॉर्मली यही बोलोगे ना, ये क्या है, मोटी लाइन है, ये क्या है बेटा, मोटी लाइन। लेकिन मजे की बात यहाँ क्या है, रुको एक मिनट, इसको थोड़ा और मोटा करते हैं। मान लो ये सब ठीक है, मोटा है, बराबर हो गया। अब जरा समझना, अगर मैं ये बीच में अगर थोड़ा सा गायब कर दूं, ये देखो, तो असल में ये एक रेक्टेंगल की तरह हो गया कि नहीं, ये उतना परफेक्ट हुआ नहीं, एक मिनट रुको। ये देखो, ये एक रेक्टेंगल की तरह हो गया कि नहीं, अब समझ आ रहा है। वो हो नहीं रहा, वो उस टाइम दिख रहा होगा तुमको जब मैं कर रहा हूं ना, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। कि अगर हम ऐसे जाए ना इस तरीके से, समझ आ रहा है, तो वो क्या हो रहा है, देखो ये एक ऐसा रेक्टेंगल ही तो बन रहा है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से नहीं दिख रहा तुमको। ठीक है, अब अगर इसी को शेड कर दूं तो क्या बन जाएगा, लाइन। इसी को अगर शेड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, लाइन बन जाएगा, तब कहोगे लाइन है। और शेड नहीं कर रखा तो क्या बोलोगे, रेक्टेंगल है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो लाइन असल में नहीं है तो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल, समझ आ रहा है कि नहीं। और रेक्टेंगल भी कुछ नहीं होता, रेक्टेंगल भी असल में कुछ नहीं होता, होता तो क्यूबॉइड है, होता तो, क्योंकि कुछ ना कुछ हाइट तो होगी ना। अगर एक पेपर भी है बहुत पतला सा, उसे भी अगर जमीन पे रख रहे हो तो वो जमीन से कुछ तो ऊपर है ना, समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चीजें असल में वही है कि सॉलिड्स होते हैं, उसमें 3 डायमेंशन होते हैं। फिर हम आगे बढ़े, सरफेस आया, उसमें 2 डायमेंशन होते हैं। फिर और आगे बढ़े, लाइन आया, लाइन में सिर्फ कितना डायमेंशन होता है, एक। लाइन में कितना डायमेंशन होता है, एक। और उसका पॉइंट में कितना डायमेंशन होता है, एक भी नहीं। ठीक है, ये जो डॉट है ना, ये असल में सर्कल है, ये असल में क्या हो गया, ये देखो यहाँ जो डॉट मारा है, गोला नहीं दिख रहा है तुमको, समझ आ रहा है, तो ये तो सर्कल हो गया, समझ आ रहा है। लेकिन वही बात यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, कि पॉइंट ये नहीं होता, ये बस रिप्रेजेंट, मतलब लोकेशन है। जैसे मैंने अगर यहाँ पे हाथ नहीं मारूंगा, मैं बोलूंगा ये एक लोकेशन है और हटा लिया, अब वो लोकेशन पता करना हमें मुश्किल है, हम कैसे बताएंगे। तो उसके लिए हम दिखा देते हैं कि अच्छा यहाँ पे है, तो वो दिखे इसलिए, समझ आया कि नहीं। ठीक है, बार बार नापना ना पड़े इसलिए। ठीक है, लेकिन वो नहीं है कि ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट नहीं है। पॉइंट वैसे क्या होता है, लोकेशन, वो हवा में भी हो सकता है। यहाँ पे मेरा हाथ है ना, हटा लिया, ये भी एक पॉइंट था जहाँ मेरा हाथ था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तन्नू वहाँ देख रही है कहाँ है। ठीक है, चलो समझ रहे हो कुछ, ये चैप्टर कुछ मजा आ रहा है। ठीक है, माना थ्योरी है लेकिन अच्छी है, होनी भी चाहिए। ठीक है, तुझे आता है कुछ समझ में, ये भी ठीक है, अच्छा बच्चा है तू। तो ये बोल रहा है कि हर स्टेप में हम क्या करते हैं बेटा, एक एक एक्सटेंशन खोते जाते हैं, जिसको कहते हैं डायमेंशन। क्या कहते हैं, डायमेंशन। समझ आ रहा है कि नहीं। नॉर्मली जब बच्चों को डायमेंशन पढ़ाते हैं, छोटे बच्चों को, तो ये बता देते हैं भाई जितनी चीजें नापने लायक है ना, मेजरेबल एक्सटेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मेजरेबल एक्सटेंट ऑफ एन, किस हद तक नाप सकते हो, किस हद तक उसे नाप सकते हो। गोली, अभी रुको बताते हैं, किस हद तक नाप सकते हो, समझ आ रहा है, उसको क्या बोला जाता है, डायमेंशन। कि आप अगर किसी चीज की 3 चीजें नाप पा रहे हो तो वो उसके डायमेंशन है, किसी चीज की 2 चीजें नाप पा रहे हो तो वो उसके डायमेंशन है। तो वैसा ही कुछ यहाँ भी चल रहा है कि जैसे कह रहा है सॉलिड के 3 डायमेंशन है, सरफेस के 2 हैं, लाइन का 1 और पॉइंट का कोई भी नहीं होता। समझ आया। लेकिन अब ये और भी कुछ मजे की बातें बोलेगा, अभी तो ये सब समझ आ रहा है, बाद में ये बोलेगा ये सब समझने लायक ही नहीं है। अभी देखो कैसे कह रहा है, यूक्लिड समराइज दीज स्टेटमेंट एज डेफिनेशन। अब इन स्टेटमेंट्स को उन्होंने डेफिनेशंस डाली। ठीक है, कह रहा है ही बिगिन हिज एक्सपोजिशन बाय लिस्टिंग 23 डेफिनेशंस। उन्होंने 23 डेफिनेशन डाली थी बुक 1 में ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, बेटा धीरे, ठीक है,
एलिमेंट क्या था, वो जो बुक है उन्होंने लिखी थी, समझ आया। हाँ, और उसको बांटा था, ठीक है, 13 चैप्टर में, ठीक है, वो हर एक क्या था, बुक था, ठीक है। तो अ फ्यू ऑफ देम आर गिवन बिलो, जैसे ये देखो आप समझो, ये कह रहा है अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, एक पॉइंट का कोई पार्ट नहीं होता। लेकिन आगे ना वो ये बोलेगा कि देखो ये अपने आप में पूरी डेफिनेशन नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि पार्ट क्या होता है, पार्ट क्या होता है, समझ आया। जैसे अगला कह रहा है लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, अभी मैंने तुमको ये सब बातें समझा दी है कि लाइन क्या होती है, ब्रेथलेस लेंथ होती है, उसकी कोई चौड़ाई नहीं होती, उसकी कोई चौड़ाई नहीं होती, समझ आया कि नहीं, ठीक है। तो वही बात है, लेकिन यहाँ पे फिर वो है कि लेंथ को डिफाइन करो, लेंथ किसको कहते हो, ठीक है। तो बहुत सी चीजें इसके अंदर आ जाएगी, बोलता है कि एक को समझने के लिए हमें दूसरा भी डिफाइन फिर करना पड़ेगा, अभी उसके बारे में बताता हूँ, पहले इनको समझो। पॉइंट क्या है, जिसका कोई पार्ट नहीं होता, ठीक है, वो बस एक लोकेशन है, वो बस एक क्या बेटा, लोकेशन। उसके बाद लाइन क्या होती है, ब्रेथलेस लेंथ होती है, समझ आ रहा है। फिर क्या बोल रहा है, एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट, अब एक ये है कि लाइन के जो एंड होते हैं वो क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब क्या बोलता है आगे, स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। अब इसमें हो क्या रहा है कि कह रहा है स्ट्रेट लाइन क्या होती है, एक लाइन जो कि क्या होती है, विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ, कि उस पर बहुत सारे पॉइंट है, उस पर बहुत सारे पॉइंट है, समझ आ रहा है कि नहीं। अब आगे सरफेस क्या होता है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ है, जिसकी सिर्फ लेंथ और ब्रेथ है, समझ आ रहा है कि नहीं। ये सब मेंसुरेशन में तुमने पढ़ा हुआ है 8th में भी, ठीक है, कि सरफेस क्या था कि ऊपर ऊपर के, जैसे इसमें 6 फेस हैं क्यूब में, तो वो फेसेस क्या है, सरफेस, फेसेस क्या है बेटा, सरफेस हैं, तो वही बात यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। और कह रहा है जो सरफेस का जो एज है वो लाइन्स होती है, सरफेस के जो एज होते हैं वो लाइन होती है, ये बात भी ठीक है ना, जो कोने हैं। तो ये सब चीजें इसके अंदर चल रही है। अब कह रहा है प्लेन सरफेस क्या होता है, ठीक है, विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ, कि प्लेन सरफेस में क्या है कि बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस है, बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है। तो ये चीजें चल रही है। तो अब बात यही है कि ये जो डेफिनेशन ये दिखा रहा है ना, जरा इनके बारे में समझो क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है इफ यू केयरफुली स्टडी दीज डेफिनेशंस, आपको पता लगेगा कि कुछ टर्म्स है जैसे कि पार्ट, ब्रेथ, लेंथ, इवनली, ये सब क्या है, ये सब हमें पता नहीं लग रहा। भाई ये सही से बताओ ना कि इवनली का क्या मतलब है, ठीक है, लेंथ क्या होती है, ब्रेथ क्या होती है। वैसे तो ठीक है, पता है तुमको भी, आइडिया है ही, लेकिन बात ही तो वही चल रही है ना कि आइडिया तो फिर था ही, हमें बस प्रॉपर नॉलेज एक स्टेब्लिश करना था। तो वही चीज यहाँ पे आ रही है। अब देखो क्या कहता है, कंसिडर हिज डेफिनेशन ऑफ अ पॉइंट, जैसे पॉइंट है तो इस डेफिनेशन में हमें पार्ट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उसका कोई पार्ट नहीं है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो वो कहता है कि मान लो यहाँ पे हम मान लेंगे पार्ट को कि वो क्या है, पार्ट क्या है, कोई एरिया, कोई क्या है कि वो कितनी जगह घेरता है, वो कितनी जगह घेरता है, लेकिन पॉइंट कोई जगह नहीं घेरता है, वही बात यहाँ पे आ रही है। लेकिन फिर अगर हम ये मान लें कि एरिया है तो फिर एरिया को डिफाइन करो कि एरिया क्या होता है। तो ये बात है कि बहुत चीजें हमें फिर डिफाइन, एक को समझने के लिए दूसरी, दूसरी को समझने के लिए तीसरी, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा वो हमें समझाना चाह रहा है। कह रहा है सो टू डिफाइन वन थिंग यू नीड टू डिफाइन मैनी अदर थिंग, है ना। एक चीज को डिफाइन करने के लिए आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी, एंड यू में गेट अ लॉन्ग चेन ऑफ डेफिनेशन विदाउट एन, और बहुत सारी डेफिनेशंस बताते ही जाओ, बताते ही जाओ, बताते ही जाओ। जैसे नॉर्मली मैथमेटिक्स की डेफिनेशन क्या है, मैथमेटिक्स की डेफिनेशन है स्टडी ऑफ नंबर, क्वांटिटी एंड शेप, है ना। लेकिन फिर अब यहाँ क्या होगा ना कि तुमको पहले नंबर डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, फिर क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ेगी, फिर शेप डिफाइन करना पड़ेगा, फिर जब तुम उन्हें डिफाइन करोगे तो फिर कुछ और आ जाएगा उनके अंदर, फिर उसे डिफाइन, तो ऐसे लाइन वाइज तुम बहुत सारी चीजें डिफाइन करते ही जाओगे, समझ आ रहा है। तो वो चीज यहाँ पे आ जाती है। तो यही वो कहना चाह रहा है। अब कह रहा है कि ऐसे रीजंस की वजह से मैथमेटिशियंस क्या करते हैं कि कुछ टर्म्स को अनडिफाइंड ही छोड़ देते हैं। भाई समझ लो खुद ही, समझ आया, वो सब चीज़ों को डिफाइन फिर नहीं करते। वो कहते हैं चलो हमने इतना बता दिया ना, बाकी का अंदाजा आपको खुद ही लग जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा मारामारी की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वही कहता है, कह रहा है हाउ एवर वी डू हैव अ इंट्यूटिव फीलिंग फॉर द ज्योमेट्रिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट, हमें मन में तो है, ठीक है, कि क्या होता है पॉइंट, लगभग लगभग सबके मन में रहता है, ठीक है, कि पॉइंट होता क्या है, ठीक है। लेकिन वही बात यहाँ पे आ जाती है कि कॉन्सेप्ट ऑफ अ पॉइंट देन व्हाट द डेफिनेशन अबव गिव अस, कि जो डेफिनेशन बता रही है उसके अलावा नॉर्मली दिमाग में तो आता है ना कि ये डॉट है हमारा, समझ आ रहा है कि नहीं। तो वही बात यहाँ पे बोलता है कि तो डेफिनेशन तो एक वो हो गई कि वो कह रही है कि इसका कुछ भी नहीं होता, समझ आ रहा है कि नहीं, इसका कोई पार्ट नहीं होता। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे कि सो वी रिप्रेजेंट अ पॉइंट एज अ डॉट, लेकिन हम तो लोकेशन को रिप्रेजेंट, अब भाई डॉट को बनाओगे तो लिखोगे तो ना, तो ये कोई पॉइंट नहीं है, ये तो डॉट है, ये तो क्या है, डॉट। लेकिन ये पॉइंट को क्या कर रहा है बेटा, रिप्रेजेंट, है ना। और डॉट के कुछ डायमेंशन होते हैं, डॉट के डायमेंशन, भाई इसकी लंबाई और चौड़ाई तो है,
समझ आ रहा है? तो ये पॉइंट कैसे हो सकता है? ये पॉइंट नहीं है। तो वही बात है कि हमें आइडिया रहता है बहुत सी चीज़ों का बस, ठीक है। और हम बहुत सारी चीज़ों को, जैसे अगर मैं ये कहूँ, ठीक है, तो तुम बता नहीं पाओगे कि अभी लाइन हुआ कि रेक्टेंगल, क्योंकि ये पतला है, ये भी रेक्टेंगल हो सकता है ना, है ना। दिख तो ये रेक्टेंगल ही रहा है, बस शेडेड रेक्टेंगल है, बस क्या ही है, शेडेड रेक्टेंगल। तो अब ये लाइन है कि रेक्टेंगल, ये तो पता लगाना बहुत अलग काम है। नॉर्मली हम इसको लाइन की तरह लेते हैं, तो हमें आइडिया मन में होता है बस कुछ चीज़ों का। समझ आया कि नहीं? ठीक है। तो ये लाइन है कि रेक्टेंगल, वही बात आ जाती है। तो भाई है तो रेक्टेंगल, बनाया तो रेक्टेंगल हुआ है। समझ आया? तो ये चीज़ हो जाती है। कोई दिक्कत है? अब जैसे ना ये डिजिटल बोर्ड है, मुझे इसका एग्जैक्ट नहीं पता, अगर ये चौक से मैं लिखा होता, मान लो ये मैं लाइन कैसे बनाता, चौक से, समझ आया, तो क्या होता है, इसमें कुछ हाइट भी होती है, इसमें कुछ हाइट भी होती, हाँ या ना। अगर मैं बोर्ड से चौक पे लिख दे, उस केस में तो ये रेक्टेंगल भी नहीं होता, फिर तो क्या बन गया, क्यूबॉइड। फिर तो क्या बन गया, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, कि कुछ तो हाइट होती ना, ठीक है। अब ये डिजिटल बोर्ड है तो इसका मुझे एग्जैक्ट आइडिया है नहीं, ठीक है। अदरवाइज अगर हम चौक से लिखते हैं या आप पेन से लिखते हो, तो आपको लगता तो ये ना ये चपटा हुआ है, लेकिन कुछ तो हाइट होगी ना, बहुत कम ही सही, लेकिन वो पेपर से कुछ तो होगा उभरा हुआ। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वो चीज़ें यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो वो देखना पड़ेगा ठीक है। बाकी उतना डिटेल में मैंने भी इन चीज़ों को, मतलब ठीक है, इतना काफ़ी है वैसे, देखो फिलहाल के लिए काफ़ी है। तो कह रहा है सिमिलर प्रॉब्लम अराइजेज इन डेफिनेशन 2। जो डेफिनेशन 2 है उसमें ऐसी प्रॉब्लम एक और आती है, शायद लाइन से रिलेटेड थी डेफिनेशन नंबर 2, है ना। लाइन जो है वो ब्रेथलेस लेंथ है ना, उसमें कोई ब्रेथ नहीं है, उसमें कोई चौड़ाई नहीं होती, बस लंबाई लंबाई है, बस क्या है बेटा, लंबाई ही लंबाई। तो वही बोल रहा है कि डेफिनेशन 2 में भी ऐसा ही है कि आपने ना ब्रेथ बताया क्या होता है, ना लेंथ होता है क्या होता है, बस कह रहे हो कि हाँ ये ऐसे है, ठीक है, पहले वो बताओ। तो वही बात हो जाता है कि इसी वजह से कि क्या है कि कुछ टर्म्स को अनडिफाइंड ही छोड़ दिया जाता है, कुछ भी, ठीक है, क्योंकि इतना लोग समझ लेंगे, इतना लोग समझ लेंगे कि हाँ भाई लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, इतना आइडिया आपको होगा, ठीक है। आगे कहता है बिकॉज ऑफ दिस अ फ्यू टर्म्स आर केप्ट अनडिफाइंड व्हाइल डेवलपिंग एनी, सो इन ज्योमेट्री हम क्या बोलते हैं, पॉइंट, लाइन, प्लेन, इन सबको अनडिफाइंड ही फिलहाल छोड़ रखा है, ठीक है। एक तरीके से कह सकते हैं डिफाइंड भी है, लेकिन अनडिफाइंड ही छोड़ रखा है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में फिर उसकी नहीं गए हैं। कह रहा है द ओनली थिंग इज दैट वी कैन रिप्रेजेंट देम, हम उन्हें रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे ये लाइन है, लाइन को क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। कोई ये नहीं कहा ये लाइन है, ये लाइन थोड़ी ना है, समझ आ रहा है। लेकिन हाँ इसको रिप्रेजेंट तो करोगे ना भाई, फिर तुम कैसे बोलोगे कि यहाँ कुछ है ना, जिसकी जो है चौड़ाई नहीं है, बस लंबाई है, देख लो है लाइन यहाँ पे। अब वो सामने वाला सोच रहा है अच्छा यहाँ लाइन है तो वो तो मन में सोचने वाली चीज होगी ना, अब उसको लिखोगे भी तो। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वो बात यहाँ पे आ रही है, ठीक है। समझ आ रहा है कुछ? शाबाश। आगे देखो क्या कहता है, कह रहा है इन्हें रिप्रेजेंट हम कर देते हैं और फिजिकल मॉडल के मदद से जो है बता देते हैं। अब देखो कह रहा है स्टार्टिंग विद हिज डेफिनेशन यूक्लिड एज्यूम सर्टेन प्रॉपर्टी, उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज को एज्यूम किया, ठीक है, जिन्हें प्रूव करना जरूरी नहीं था, ठीक है। ये जो एजम्पशन है ये क्या है, ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, ये ऑब्वियस बातें हैं कुछ छोटी छोटी, कि जिन्हें हाँ ठीक है सबको पता है कि ऐसा होगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे वो बोल रहा है कि कुछ प्रॉपर्टी जो है ऐसी है जैसे, और उन्होंने इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया, एक क्या है बेटा एक्सियम, एक क्या है एक्सियम, और एक क्या है पोस्टुलेट, ठीक है। अब क्या बोला कि पोस्टुलेट क्या होता है, वो एजम्पशंस जो कि ज्योमेट्री से रिलेटेड है, जो कि किससे रिलेटेड है, ज्योमेट्री से। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे क्या आ जाएगी कि जो कॉमन वाले नोशंस है, कॉमन आइडियाज हैं, समझ आ रहा है कि नहीं, जो पूरी मैथ में अप्लाई हो रहे हैं, उन्हें क्या नाम दे दिया, एक्सियम। क्या नाम दे दिया बेटा, एक्सियम, ठीक है। तो ये पूरी मैथमेटिक्स में होता है, सिर्फ ज्योमेट्री से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ ज्योमेट्री से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो एक्सियम पूरे में, एक्सियम क्या है पूरे में, और पोस्टुलेट क्या है, सिर्फ ज्योमेट्री से रिलेटेड है, ठीक है। इसको ऐसे याद कर लेना जैसे एक्स वाई जेड होता है ना, एक्सियम, तो एक्सियम में क्या है एक्स वाई जेड, तो ए टू जेड हो गया, ए टू क्या हो गया, जेड। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब पूरी मैथ में काम आ रहा है, पूरी मैथ में काम आ रहा है, ए टू जेड, ए टू जेड। एक्सियम क्या हो गया, ए टू जेड, पूरी मैथ में काम आ रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? और इसमें क्या हुआ, पोस्टुलेट में क्या हुआ, वो ज्योमेट्री से रिलेटेड एजम्पशंस होती है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? शामू सब आता है समझ में? तुझे तो हिंदी इंग्लिश का पंगा नहीं पड़ता या पड़ता है? अच्छा घर पे पढ़ लेता है ना, हाँ भाई खुद से पढ़ोगे तो आ जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं आएगा। चलो खैर, कह रहा है अब आगे बेटा कि फॉर डिटेल्स अबाउट एक्सियम एंड पोस्टुलेट अपेंडिक्स 1 देखो, तो ये बाद में देखेंगे,
ठीक है। फिलहाल सम ऑफ यूक्लिड एक्सियम्स है ना, एक्सियम्स दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्सियम क्या है, जो पूरे मैथ में काम आते हैं, एजम्पशंस है बेसिकली, क्या है बेटा, एजम्पशंस या फिर नोशंस कह सकते हैं, वही कॉमन आइडियाज हो गए, ठीक है। देखो क्या कहता है, कह रहा है थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। कह रहा है कि अगर दो चीजें तुम्हारे पास है और दोनों किसी एक चीज के बराबर है तो वो आपस में भी बराबर हो जाएंगे, आपस में भी बराबर। इस बात को समझ पा रहे हो ना कि नहीं? मैं कह रहा हूँ मोटे के पास जितनी टॉफियां हैं, ठीक है, उतनी आदर्श के पास है, ठीक है। अच्छा मोटा बोल दिया, अच्छा कोई बात नहीं, चलो ठीक है ना, लोग कहेंगे बच्चों को मोटा बोलता है, चलो कोई बात नहीं। मोटे के पास जितनी टॉफी है मोटा ही रहने देते हैं, है ना। तो क्या होता है कि उतनी आदर्श के पास, इतनी बात समझ आ रही है कि नहीं? और जितनी शामू के पास है वो भी आदर्श के जितनी ही है, वो भी क्या है, आदर्श के जितनी ही है। तो मोटे की और शामू की टॉफी बराबर हुई कि नहीं? समझ पा रहे हो ना क्या बोल रहा है? तो वो यही कह रहा है कि अगर दो चीजें किसी एक चीज के बराबर है तो वो आपस में भी बराबर है। नॉर्मल बात है, मजा आया? आगे देखो क्या कहता है, कह रहा है अगर बराबर में बराबर ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो जो पूरा बनेगा वो भी बराबर होगा, वो भी बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? बराबर में बराबर ऐड कर दें जो, तो जो पूरा होगा वो भी बराबर होगा। अब जरा समझो, मैं कह रहा हूं मोटे के पास कुछ टॉफी है और आदर्श के पास कुछ टॉफी है, समझ आ रहा है कि नहीं? और दोनों की टॉफी बराबर है, तो ये बराबर हो गए। अब मैं कह रहा हूं जितनी टॉफी शामू के पास है उतना ही मैंने मोटे में ऐड कर दिया और उतना ही मैंने आदर्श में ऐड कर दिया। समझ आ रहा है कि नहीं? तो भाई मैंने यहाँ क्या किया, बराबरों में दो बराबर थे, यहाँ मोटा और आदर्श क्या थे, बराबर। समझ आया? उसमें मैंने बराबर, जो कि कौन है, श्यामू, दोनों तरफ किसको ऐड कर दिया, श्यामू को। समझ आया कि नहीं? तो जब श्यामू को ऐड कर दिया दोनों तरफ, मतलब श्यामू की टॉफियों को, समझ आ रहा है? तो उस केस में चुप हो जाओ तुम लोग। तो उस केस में यहाँ पे क्या हो रहा है कि तुम दोनों फिर अभी क्या हो गए, बराबर। आया? मतलब जो अब पूरा बना, मतलब मोटे और श्यामू को मिला के जो बना और आदर्श और श्यामू को मिला के जो बना, समझ आया, वो दोनों भी क्या है, बराबर, वो दोनों भी क्या है। तो कह रहा है बराबर में अगर बराबर ऐड कर दें, ठीक है, तो जो पूरा बना वो भी बराबर रहेगा, वो भी बराबर रहेगा। जैसे ये दोनों बराबर थे, उसमें हमने श्यामू को ऐड किया, वहां भी और वहां भी, तो बराबर में बराबर ऐड किया, तो जो पूरा बना, मतलब कॉम्बो है ना, श्यामू और मोटू का, ठीक है, और श्यामू और आदर्श का, ये भी क्या रहेंगे, बराबर, ये भी क्या रहेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और यहां बात टॉफियों की चल रही है, ठीक है। अब यहां वही हो रहा है, इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, तो रिमाइंडर्स आर इक्वल। यहां वो चीज हो गई कि मान लो अगर वो और श्यामू बराबर, मोटा और श्यामू बराबर हैं, ठीक है, और आदर्श और श्यामू बराबर है, अगर मैं वहां से भी श्यामू हटा दूं और वहां से भी श्यामू हटा दूं, तो अब जो बच गया, मतलब मोटा और आदर्श, ठीक है, वो भी क्या हो गए, बराबर, वो भी क्या हो गए। समझ आया? तो वही कह रहा है कि इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, तो रिमाइंडर्स आर इक्वल। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? अभी ये कौन सा तरीका है यार, ऐसे कौन हाँ बोलता है आजकल? आया नहीं आया? पक्का ना? अच्छा, एक थी वो पहले पढ़ती थी, वैसे ऐसे ऐसे हाँ बोल रही है, ना बोल रही हो, समझ में ही नहीं आता। हाँ कह रहे आप ही समझ लो, हाँ बाद में बोलेंगे हमने कहा तो था कि नहीं आ रहा। चलो खैर, अब देखो क्या कहता है कि थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। जो दो चीजें एक दूसरे में कोइंसाइड कर रही है, समझ आ रहा है? बेसिक मतलब ये समझो कोइंसाइड करने का, वो एक दूसरे में ही है, वो एक दूसरे में ही है, ठीक है। जैसे समझना, अगर मैं कह रहा हूँ कि एक लाइन है, मैं उस एक लाइन को दूसरी के ऊपर रखता हूँ, या उसको उसके, या समान है, एक समान को दूसरे पे रखता हूँ तो वो गायब हो जाता है, और उसको उस पे रखता हूँ तो वो गायब हो जाता है, मतलब साथ में ही आ जाते हैं। तो वो कहना यही चाह रहा है कि वो क्या होते हैं कि ये इक्वल हो जाते हैं, एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इक्वल। समझ आया? जैसे समझो मैंने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, ये मेरा एक क्या है, स्क्वायर। समझ आ रहा है? अगर ऐसा ही मेरे पास एक और स्क्वायर हो, ऐसा ही मेरे पास क्या हो बेटा, एक और स्क्वायर, ठीक है, जैसे कि ये रहा, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, कोइंसाइड। मैं इसके ऊपर इसको रखूंगा तो वो गायब हो जाएगा, ठीक है, और उसके ऊपर उसको रखूंगा तो वो गायब। तो ये कोइंसाइड हो गए कि नहीं, ये क्या हो गया बेटा, कोइंसाइड हो गए। समझ में आया? तो ये चीज यहाँ पे
चल रही है, ठीक है, कि अगर दो चीजें एक दूसरे में कोइंसाइड कर रही है इसका मतलब वो क्या है बेटा, बराबर है। आया, जैसे ये दोनों डब्बे, उसके ऊपर उसे रख दूं या उसके ऊपर उसे रख दूं कोई फर्क नहीं है, समझे? आ रहा है बे? शाबाश। वहां से आइसक्रीम की आवाज आ रही है, चलो खैर। हाँ कहाँ थे? द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अब यहाँ क्या बोल रहा है? क्या हो गया भाई तुझे? पढ़ ले। कह रहा है होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो पूरा होता है वो छोटे से, अगर उसमें से कोई हिस्सा निकालोगे तो उससे तो बड़ा ही होगा ना, समझ आ रहा है कि नहीं? जो पूरा होता है वो हिस्से से क्या होता है, बड़ा होता है, ये नॉर्मल बात है कि नहीं? ठीक है, वो चीज यहाँ पे आ रही है। अब देखो ये एक मजे की बात और, कह रहे थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग, है ना, ये वही हो गया थोड़ा थोड़ा पहले वाले जैसा, लेकिन थोड़ा अलग। ठीक है, कि कह रहा है जो चीजें हैं वो डबल है एक ही चीज के, ठीक है, तो वो एक दूसरे के बराबर है, वो एक दूसरे के बराबर है। जैसे मैं कह रहा हूँ मोटा आदर्श का भी डबल है और प्रांजू का भी डबल है, तो उस केस में आदर्श और प्रांजू सेम हो गए कि नहीं? समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कि उसका भी डबल और उसका भी डबल, इसका मतलब ये आपस में क्या है, बराबर है। समझ गए कि दोनों को मिलाऊंगा तो मोटा हो जाएगा, ठीक है। हाँ देखो आगे, और इसी में ये आता है कि थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग, हाफ ऑफ सेम थिंग, ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, जैसे प्रांजू जो है शामू का आधा है और इसका भी आधा है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, सेम हो गए। आया, तो वो चीज चल रही है, ठीक है, कि डबल सेम हो या फिर आधा सेम हो, इसका मतलब वो दोनों चीजें सेम होती है, ठीक है। तो ये सब काम आएगा आगे, ठीक है, ये सब कुछ भी लिखना पड़ता है प्रूफ्स में, अभी जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तब तब समझ में आता रहेगा, ठीक है। इन्हीं के ही आप लोगों को और एग्जाम्पल्स भी दे रहा है, जरा पढ़ते हैं एक बार, ठीक है। कह रहा है ये जो कॉमन नोशन है ना, ये मैग्नीट्यूड है सम काइंड, है ना, मैग्नीट्यूड मतलब मेजर, नाप, कोई ना कोई नाप की बात हो रही है। जैसे हमने एग्जाम्पल में टॉफियां ली थी ना, या वेट ले सकते हैं या लंबाई ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, मतलब बस किसी ना किसी टाइप का मेजर होना चाहिए, कोई वैल्यू होनी चाहिए, कुछ हमने नापा होगा, कुछ हमने नापा होगा, समझ आ रहा है कि नहीं? तो वो चीज यहाँ पे चल रही है कि जो पहला कॉमन नोशन है, ठीक है, वो प्लेन फिगर्स में अप्लाई हो सकता है। जैसे कह रहा है अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के, ठीक है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो इक्वल है स्क्वायर के, वो किसके बराबर है बेटा, स्क्वायर के, समझ रहा है बात को? तो यहाँ क्या होगा कि दोनों बराबर हो जाएंगे, मतलब ट्राइंगल, ठीक है, और स्क्वायर का एरिया बराबर, क्योंकि वो क्या है, ट्राइंगल का एरिया क्या है, रेक्टेंगल के बराबर, और रेक्टेंगल का एरिया क्या है, ये स्क्वायर के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्राइंगल और स्क्वायर का सेम हो गया, हुआ कि नहीं? समझ आ रहा है ना? अगर मैं कह रहा हूँ ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, तो ए और सी बराबर हो गए कि नहीं? समझ में आया? तो वो बात यहाँ पे चल रही है, ठीक है। देखो आगे, अब कह रहा है कि हाँ, यहाँ एक मजे की बात है, कह रहा है मैग्नीट्यूड जो सेम काइंड के होंगे उन्हीं को हम कंपेयर कर सकते हैं, उन्हीं को हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे हम देखो लाइन है हमारे पास और एक रेक्टेंगल है, हम लाइन और रेक्टेंगल को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते, समझ आ रहा है कि नहीं? तो वही वो बोल रहा है कि जो सेम चीजें हैं, सेम तरीके की है, उन्हीं को कंपेयर किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है, अलग अलग टाइप वाले को ऐड नहीं कर सकते। समझ आ गया कि नहीं? वो बात यहाँ पे वो बोल रहा है। अब आगे देखो, कह रहा है जो चौथा एक्सियम है, ठीक है, वो कह रहा है कि अगर इफ टू थिंग्स आर आइडेंटिकल, मतलब वो सेम है, देन दे आर इक्वल। यही तो कह रहा है कि दो चीजें अगर भाई एक दूसरे के अंदर कोइंसाइड वाला पॉइंट था ना, जो अभी मैंने दिखाया कि वो दोनों सेम थे, वो दोनों क्या थे, सेम, तो वो यही तो बोलना चाह रहा है ना कि अगर दो थिंग्स आइडेंटिकल है, मतलब दिखने में बिल्कुल सेम है, ठीक है, तो वो क्या है, बराबर। तो वो क्या है बेटा, बराबर। तो वो यही कहना चाह रहा है कि एवरीथिंग इक्वल्स इटसेल्फ, भाई सब आदर्श आदर्श के बराबर है ना? समझ आ रहा है कि नहीं? वो बात यहाँ पे आ रही है। खैर यहाँ मैग्नीट्यूड नंबर्स की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, नंबर्स की। तो वही वो कह रहा है जैसे 5 5 के बराबर है तो है ही, ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे आ रही है। तो इट इज जस्टिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब ये सुपरपोजिशन आप बाद में पढ़ोगे, अभी फिलहाल आपके सिलेबस से बाहर है, ठीक है। अब देखो, अब ये एक्सियम 5 है जैसे, ठीक है, वो ग्रेटर देन की डेफिनेशन देता है। क्या देता है बेटा? ग्रेटर देन की डेफिनेशन देता है ना। एक्सियम 5 क्या बोल रहा था, होल इज ग्रेटर देन पार्ट, होल इज ग्रेटर देन पार्ट, समझ आया? तो वो चीज यहाँ पे आ रहा है कि वो कहता है कि मक्खी थी, गिव्स अस द डेफिनेशन ग्रेटर देन, फॉर एग्जांपल मान लो क्वांटिटी बी है और वो पार्ट है किसी क्वांटिटी ए का, है ना, बी ए का पार्ट है, बी ए का पार्ट है, मतलब और भी कुछ है ए के अंदर, और भी कुछ है ए के अंदर। तो मान लो सी है कि बी और सी को मिला के ए आ जाता है,
तो ऑब्वियस है कि ए क्या होगा बी से बड़ा, ए क्या होगा बी से बड़ा। समझ आया कि नहीं, कि अगर ऐसा सी कुछ एग्जिस्ट कर रहा है कि ए बराबर बी प्लस सी है। मजा आया, कोई दिक्कत है? अब आते हैं पोस्टुलेट्स। क्या आते हैं बेटा? पोस्टुलेट, ठीक है, इनको ये डिस्कस करेगा। तो देखो क्या बोलता है, कह रहा है स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। कह रहा है दो पॉइंट हमारे पास हैं, ये एक बेसिक बात है कि एक पॉइंट हमारे पास है और दूसरा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये मतलब उतनी स्ट्रेट नहीं बनी है, ठीक है, समझ जाना कि स्ट्रेट लाइन तो दो पॉइंट होंगे हमारे पास, ठीक है, तो हम आराम से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आया, कोई दिक्कत है? ठीक है, बेसिक बातें हैं। तो वही वो बोल रहा है कि दो अलग अलग पॉइंट हैं, तो एक अब यहाँ पे क्या होगा, सॉरी, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। कोई दिक्कत? तो ये कह रहा है, ये पोस्टुलेट हमें यही बताता है कि एटलीस्ट एक स्ट्रेट लाइन तो जो है वो दो अलग अलग पॉइंटों से जाएगी, वो दो अलग अलग पॉइंटों से जाएगी। इतनी बात समझ आई। लेकिन एक मजे की बात समझ रहे हो कि ये नहीं कह रहा कि देयर कैन नॉट बी मोर देन वन सच लाइन, कि एक से ज्यादा ऐसी लाइनें नहीं हो सकती, एक से ज्यादा ऐसी लाइनें नहीं हो सकती। ये मजे की बात है कि नहीं भाई? इससे ज्यादा क्या, दो पॉइंट है बस, ये समझ आ गया? क्या एक से ज्यादा लाइनें जा सकती है दोनों पॉइंटों को क्रॉस करके? नहीं। या तो वही बात हो जाएगी, कोइंसाइड करेगी वो लाइन, क्या करेगी, कोइंसाइड, मतलब बराबर है, मतलब एक लाइन से ज्यादा दो पॉइंटों को क्रॉस करके नहीं जा सकती। समझ आया? तो ये बात यहाँ कहीं नहीं गई, ये बात यहाँ कहीं नहीं गई। लेकिन वही बात है, कह रहा है यूक्लिड ने जो है इसको एज्यूम किया हुआ है, समझ आ गया, कि वो इसको माना हुआ है मेंशन किए बिना कि यूनिक लाइन होती है जो कि दो पॉइंटों को जोड़ती है, जो कि दो पॉइंटों को जोड़ती है ना? समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, यहाँ एक और चीज आ जाएगी कि दैट स्ट्रेट लाइन इज यूनिक, दैट स्ट्रेट लाइन इज यूनिक, मतलब वो अकेली इकलौती ही लाइन है फिर। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन उसको ऐसे बोला कि स्ट्रेट लाइन जो है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ चली जाएगी, ड्रॉ की जा सकती है, लेकिन वो लाइन यूनिक होती है। वो लाइन क्या होती है? यूनिक। वो बिना लिखे ही एज्यूम किया गया है। कोई दिक्कत है इस बात में? समझ पा रहे हो ना क्या बोल रहे हैं, कि दो पॉइंटों को एक ही लाइन होगी जो कि क्रॉस करके जा सकती है। देखो अब आता है यहाँ एक्सियम, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, कह रहा है गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। तो वही एक्सियम में भी बदल गया कि भाई अगर हमें दो पॉइंट दे रखे हैं तो यूनिक लाइन होगी जो उनसे पास करके जाएगी, ठीक है। जैसे पी और क्यू है तो पी और क्यू से एक ही लाइन है। जैसे एक पॉइंट पे तो बहुत सारी लाइनें बन सकती है, एक पॉइंट पे तो बहुत सारी लाइनें बन सकती है, लेकिन दो पॉइंटों को क्रॉस करने वाली एक ही लाइन होगी। समझ आ रहा है? तो देखो क्या कहता है, कह रहा है कितनी लाइनें हैं, ठीक है, जो पी और क्यू दोनों से पास हो रही है, सिर्फ एक, सिर्फ क्या है बेटा, एक। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो वो चीज है। और ये कह रहा है जो स्टेटमेंट है वो सेल्फ एविडेंट है। समझ आ रहा है कि नहीं? वो खुद को अपने आप ही जो है दिख रहा है हमको, इसको कोई प्रूफ करने की नीड नहीं पड़ रही है। आ रहा है? तो वही है ना, ये सारे एजम्पशन ऐसे ही हैं जिन्हें प्रूफ करने की नीड नहीं है। ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं। ये क्या है बेटा, यूनिवर्सल ट्रुथ्स, ठीक है, जो नॉर्मली हमें दिख रहे हैं। कोई दिक्कत इतनी बात में? मजा आ रहा है? समझ सब कुछ आ रहा है? टेस्टी है? थोड़ा टेस्टी तो हो गया, पहली क्लास से तो बढ़िया है। अब देखो फिलहाल कह रहा है कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, ठीक है। ये टर्मिनेटेड लाइन क्या होती है, जिसको आजकल लाइन सेगमेंट बोलते हो ना, टुकड़ा, लाइन का टुकड़ा। जैसे लाइन तो क्या है, दोनों तरफ इनडेफिनेटली प्रोड्यूस होती जाएगी, है ना, उस तरफ भी और उस तरफ भी। लेकिन इसमें क्या होगा, आजकल हम जो पढ़ते हैं वो क्या है, लाइन सेगमेंट, कि हमने तोड़ के टुकड़ा ले लिया लाइन का क्या ले लिया, टुकड़ा, कि ए भी हो गया, ठीक है। उस टाइम में उसी चीज को उन्होंने क्या बोला था, टर्मिनेटेड लाइन। क्या बोला था? टर्मिनेटेड लाइन, ठीक है। टर्मिनेटेड लाइन जो आज की डेट का लाइन सेगमेंट है वही है। समझ आ रहा है? तो देखो क्या बोलता है कि नोट दैट व्हाट वी कॉल अ लाइन सेगमेंट नाउअडेज इज व्हाट यूक्लिड कॉल्ड अ टर्मिनेटेड लाइन, ठीक है। तो आजकल के टर्म में सेकंड पोस्टुलेट यही कहता है कि एक लाइन सेगमेंट को हम दोनों तरफ से, ठीक है, एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, टू फॉर्म अ लाइन। उससे क्या बन जाएगी, लाइन क्या बन जाएगी, कि हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है, इस तरफ भी बढ़ा दिया एरो लगा दिया, उस तरफ भी बढ़ा दिया एरो लगा दिया, तो ये क्या बन गई, एक लाइन बन गई। समझ में आया? तो ये था पोस्टुलेट नंबर 2। आगे चलते हैं पोस्टुलेट नंबर 3 की तरफ। ये क्या कहता है, कह रहा है सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। भाई सर्कल हम किसी भी सेंटर से बना सकते हैं, कहीं भी आप सेंटर ले लो और कुछ भी रेडियस ले लो। समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ 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 पूरे में कहीं पे भी, ठीक है, और एक सर्कल आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। समझ आ रहा है पोस्टुलेट 3? कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला है पोस्टुलेट 4, कह रहा है ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल है वो एक दूसरे के क्या है, बराबर। राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री।
तो जितने भी 90 डिग्री के एंगल हैं वो सारे एक दूसरे के क्या है बेटा, बराबर है। समझ आ रहा है कि नहीं? ये पांचों पोस्टुलेट पढ़ लेना एक बार, नॉर्मल है, बहुत खास कुछ, ठीक है, मुश्किल नहीं है मतलब, ठीक है। कह रहा है अगला कि इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल। अब ये मजे की बात है थोड़ी, मान लो दो सीधी सीधी लाइनें हैं, दो सीधी सीधी, और एक स्ट्रेट लाइन आके दोनों को काट गई, दोनों को काट गई। समझ आ रहा है कि नहीं? जिसको ट्रांसवर्सल बोलते हो, समझ आ रहा है? तो उसमें ना होगा क्या, जरा समझना, कि कह रहा है कि मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर। ठीक है, अब देखो जरा समझो, यहाँ कह रहा है कि मान लो ये लाइन गई, ठीक है, इसमें जो इंटीरियर एंगल है, ये वाले इंटीरियर एंगल होते हैं। इंटीरियर एंगल पता है कि नहीं? कोई ऐसा है जिसे इंटीरियर एंगल नहीं पता क्या होता है? पता है, नहीं पता है? ये ऐसे हाँ क्यों बोलती है? ये भी ठीक है। जब दो लाइन हमारे पास हो, ठीक है, और एक लाइन ऐसे काटे, तो ये जो इन दो लाइनों के अंदर वाले हैं, ये और ये सारे इंटीरियर हैं। ये सारे क्या है बेटा? इंटीरियर। समझ आ रहा है? और ये जो बाहर वाले हैं, दोनों के जो बाहर हैं, ठीक है, 1 2 3 और 4, ये 4 क्या है? एक्सटीरियर। ये 4 क्या है? एक्सटीरियर। ठीक है, पेन मोटा करके भूल गया मैं, वो मोटा ही चल रहा है। चलो फिर, समझा मोटे? चलो ठीक। तो अब आ गया, ठीक है ना? तो इंटीरियर, अब वो कह रहा है कि जिस तरफ ना इंटीरियर का सम, जिस तरफ इंटीरियर का सम 180 से कम होगा, 180 से कम होगा ना, उस तरफ वो दोनों लाइनें जाके इंटरसेक्ट करेगी, उस तरफ वो दोनों लाइनें जाके इंटरसेक्ट करेगी। जहां 180 से ज्यादा हो जाएगा तो वो वहां पे इंटरसेक्ट उस साइड नहीं करेगी। समझ में आया कि ये क्या बोलना चाह रहा है? ठीक है, तो उसी को प्रॉपर लिखा है, जरा पढ़ो कैसे। कह रहा है इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, तो वो इंटीरियर एंगल बनाता है सेम साइड पे, ठीक है, टेकन टुगेदर, और अगर हम उन्हें साथ लें दोनों इंटीरियर को, ठीक है, और जो उनका सम आए वो क्या है? लेस देन 2 राइट एंगल, लेस देन 2 राइट एंगल। भाई 2 राइट एंगल कितने के होते हैं? 90 90 180। तो अगर 180 से कम उनका सम आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा कि तब जो दो स्ट्रेट लाइन है, अगर हम उन्हें इनडेफिनेटली प्रोड्यूस करें, तो वो उसी साइड, है ना, मीट ऑन दैट साइड ऑन विच सम ऑफ एंगल इज लेस देन 2 राइट एंगल। वो उसी साइड मिलेंगी, ठीक है, जहां पे सम जो होगा वो क्या होगा? 2 राइट एंगल से कम का होगा, मतलब 180 डिग्री से कम का सम होगा। ठीक है, जैसे इस तरफ 1 और 2 का सम क्या आएगा? 180 से कम। समझ आया? उस तरफ अगर मैं 3 और 4 मान लूं इंटीरियर एंगल्स को, तो 3 और 4 का सम क्या आएगा? 180 से ज्यादा। तो जिस तरफ कम है उस तरफ ये दोनों लाइनें जाके मिलेगी। समझ में आया बेटा? गोली, डू यू अंडरस्टैंड? वेरी नाइस। तो यही है, जैसे एग्जाम्पल ये दे ही रहा है यहाँ पे, वही चीज है यहाँ। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो अब आगे देखो क्या बोलता है। चलो ठीक है, आगे अगली क्लास में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ख़त्म करवा देंगे। कुछ बहुत खास नहीं है, लेकिन हाँ चैप्टर है, मज़ेदार है, ठीक है, थोड़ा समझने में अच्छा है, और आगे प्रूफ्स के क्वेश्चन यहीं से चालू होंगे, जैसा मैंने कहा था। बहुत सी मज़ेदार चीज़ें आगे मिल जाएगी। ठीक है, तो बच्चों अगर रेगुलर पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। अगर कोई सच में पढ़ना चाहता है, रेगुलर पढ़ना चाहता है, तो मैं आपके साथ हूँ। अच्छे से पढ़ो लिखो, बहुत आगे बढ़ो। तो चलो फिर मिलते हैं परसों 5 बजे शाम को। बस आज के लिए इतना ही।